रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक का क्या तात्पर्य है? तो देख सकते हैं आप 2014 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 24 में पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जैव विविधता को विश्व के सभी भागों में अति संकट से गुजरना पड़ रहा है। इस संबंध में WCU ने अध्ययन द्वारा संकट ग्रस्त जीवों की सूची तैयार की है, जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। ठीक, उदाहरण की बात की जाए तो जैसे काला हिरण शायद आप देखते हो बहुत कम दिखाई दे रहा है। ठीक, चीतल उतल बहुत कम दिखाई देता है, चीता वगैरह। ठीक, चिकरा है, तेंदुआ वगैरह बहुत कम दिखाई पड़ रहा, तो वही सब रेड डाटा बुक के अंदर लिखा रखा गया है, इनका सबका नाम वगैरह। ठीक, तो इसी ही रेड डाटा बुक कहते हैं। जो चीज़ें गायब हो रही हैं उनके बारे में अध्ययन किया जा रहा है, आखिर कैसा क्यों गायब हो रहा है। तो बस यही सब है। बाकी अगर ज़्यादा कुछ नंबर चाहिए तो इतना लिखते तो 3-4 नंबर, ये 3 नंबर या 5 नंबर में आता है, आपके हाथ में तुरंत पक्का हो जाएगा। ठीक, तो अब हम अनिश्चित फलन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 3 नंबर में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट के तौर पर है। ठीक, तो क्या लिखना है? अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिश्चित फलन कहते हैं। मैंने क्या बोला कि अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिश्चित फलन कहते हैं। जैसे अंगूर हो गया, केले हो गए तथा अनानास हो गया। ठीक, देख सकते हैं आप 2014, 15, 17, 20 में आया है। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन बता दिया कि ये 2014 में आया है, 15 में आया, 17 में आया है, 22 में आया है। तो ये अब मैंने क्या बोला कि 2024 में भी आएगा, तो चांसेस पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ उनके 90% चांस है इस बार आने का। ठीक, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन बताता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। तो इसको जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ ना उसको जरूर तैयार करना है, आंसर सही थे। इसलिए चलिए बता कैसे कहते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन ये है भाई, अपरा से आप क्या समझते हैं? संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर पूछा जाएगा अपरा को परिभाषित कीजिए। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? देख सकते हैं आप यार, लगातार कई सालों से पूछा गया। 2013 में आया है, 16 में आया है, 18 में आया है, 20 में आया है, 23 में आया है, 24 में आया है, मतलब कई सालों से पूछा गया क्वेश्चन है। अपरा से आप क्या समझते हैं? ठीक, उदाहरण दे ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अपरा यूथीरिया है ना, अर्धवर्ग के स्तनधारी प्राणियों में पाया जाता है। मैंने क्या बोला कि अपरा यूथीरिया अर्धवर्ग के स्तनधारी प्राणियों में पाया जाता है। मानव एवं उच्च स्तनधारियों में भ्रूण माता से जिस रचना द्वारा संबंधित रहता है उसे हम अपरा कहते हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आराम से देखना है भाई, चाहो तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। ठीक, तो मैंने बता दिया है, कई सालों से पूछा गया। देख सकते हैं 2013, 15 के बाद 16, फिर 18, 20, 22। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने के चांसेस पाई जाती हैं 90% से ज़्यादा। तो ध्यान रहे, मैंने हर एक क्वेश्चन बताए गए, जितने भी क्वेश्चन बताता हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, तो इसीलिए उनको जरूर तैयार करना। ठीक, बाकी आप तैयार करते रहिए। सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन देखिए 2 तरीके पूछा जाएगा कि डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए, या फिर क्वेश्चन पूछा गया कि डाउन सिंड्रोम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर क्वेश्चन पूछा गया कि डाउन सिंड्रोम से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान रहे, बात एक ही है, चाहे टिप्पणी बोले चाहे किसे समझते हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत शॉर्टकट तरीके में कि जब 21वीं जोड़ी, मैंने क्या बोला कि जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र है ना, गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाते हैं, जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाती हैं तो इसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। अब बात की जाए लक्षण क्या है, चलिए इसको देख लेते हैं। लक्षण में आपको लिखना होगा है ना, नंबर 1 लिखना है कि इसमें 47 गुण हो जाते हैं। दूसरा नंबर क्या लिखना है कि इनकी 45 से 20 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है। ठीक, तीसरा नंबर क्या लिखना है कि इनकी गर्दन मोटी, त्वचा खुरदरी जीभ होती है। क्या लिखा है? तीसरा ऑप्शन लिखा है कि इनकी गर्दन जो होती है मोटी होती है और त्वचा जो होती है खुरदरी और जीभ भी मोटी होती है। तो ये रहा मेरे भाई कि डाउन सिंड्रोम से आप क्या समझते हैं। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए तथा इसका लक्षण लिखिए। तो मैंने समझा दिया, बाकी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करते चलिए। ठीक, अब हम बात, आप युग्मन पर टिप्पणी लिखिए मेरे भाई, आप युग्मन पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन 5 नंबर के एक बार पूछा गया है कई सालों से। ठीक, 2017 में आया हुआ है, 18 में आया है, 19 में आया, 20 में आया। ठीक, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? यदि अगुणित भ्रूणकोश के अंडकोशिका यानी इग सेल, क्या मैंने बोला कि यदि अगुणित भ्रूणकोश के अंडकोशिका इग सेल के अलावा अन्य किसी दूसरी कोशिका जैसे सहायक कोशिका अथवा प्रतिमुखी कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है उसे हम अपयुग्मन कहते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में लिखा है, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। जैसे कि बात की जाए मेरे भाई, तो जैसे में आपको मतलब उदाहरण आपको लिखना है कि लीलियम। ठीक, देखिए बायोलॉजी में आपका हर एक क्वेश्चन, हर एक शब्द कठिन है, आपको आसान से आराम से याद करना। ठीक, इससे क्या हो जाएगा? जैसे में लीलियम या फिर एरीथीरिया आदि। ठीक,
चलिए अब बात करते हैं, क्या लिखा है, वायु परागण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक, वायु परागण क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। कई सालों से पूछा गया है, ज़्यादा नहीं पूछा गया लेकिन 3 साल से पूछा गया है। 2017 में आया है, 2014 में आया, 2020 में आया है। आपको जो दिख रहा है एकदम रियलिटी है, इसमें कोई दिखावा लिखा जो आपको दिख रहा है एकदम रियलिटी। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 3 नंबर में आता है। सॉरी मेरे भाई, ये 3 नंबर में आया था। ठीक, तो क्या लिखा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले पर परागण को वायु परागण कहते हैं। मैंने क्या बोला, पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले पर परागण को वायु परागण कहते हैं और ऐसे पुष्पों को वायु परागित पुष्प कहा जाता है। तैयार जरूर कर लेना है, बिल्कुल अभी टाइम काफ़ी है। ठीक, तो अच्छे से तैयार करना। चलिए ठीक, तो अब हम बात करते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, 7वां नंबर क्वेश्चन लिखा है कि जैव विविधता 2020, 22, 23 3 सालों से पूछा गया है, लगातार पूछा गया। ठीक, क्या लिखा है कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई कि जैव विविधता में सभी जीव जातियां, समशिष्टियां एवं उनके बीच आनुवंशिक विभिन्नताएं तथा सभी समुदायों के एक एकत्रित सर्मिस व पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता कहलाते हैं। तो मैंने क्या बोला, फिर से देख लो एक बार, जैव विविधता में सभी जीव जातियां, समशिष्टियां एवं उनके बीच आनुवंशिक भिन्नताएं तथा है ना सभी समुदायों के एकत्रित सर्मिस व पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता कहलाते हैं। कई सालों से पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अभी भी टाइम है, तैयार कर लो। जी हाँ दोस्तों, ये बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आप पढ़ते रहो, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको भी तैयार कर लो, अच्छे से नोट कर लो, है ना। फिर कॉपी में नोट्स में आप याद कर लो, 2-4 दिन के अंदर याद कर लो, अभी रट लो। ठीक, चलिए बाकी वीडियो कैसी लग रही है और कैसी वीडियो चाहिए, कौन सी टॉपिक पर चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना है। परजीवी जंतु क्या है मेरे भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे जो जिनके डीएनए में फेर बदल करके, क्या लिखा है, ऐसे जीव जिनके डीएनए में है ना फेर बदल करके एक अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया जाए, तो ऐसे जीव को ट्रांसजेनिक जीव या पारजीनिक है ना पारजीनी जंतु कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए मेरे कि डाली भेड़ या फिर कागा गाय, ठीक, मीरा बकरी, ये सब जो क्वेश्चन है परजीवी जंतु के उदाहरण में आते हैं। तो ध्यान रहे, इनको अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, क्योंकि इसीलिए कमेंट बनाया जाता है। ठीक, हर एक क्वेश्चन के परेशानियों को बता दी जाए, तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक, चलिए नॉर्मल में क्वेश्चन लिखा है, राउल्ट के नियम से आप क्या समझते हैं, इसके उदाहरण सहित आपको समझाइए। ठीक, पूरा तो इसको भी आपको देख लेते हैं। क्या लिखा, किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है, उसे हम राउल्ट के नियम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ठीक, ये क्या है, P बराबर P0A प्लस P0P ठीक, अब हाइड्रोजन डालना है। राउल्ट के नियम की सीमाएं कम से कम आपको 2-3 लिखना, 2 कंपलसरी सीमाएं। ठीक, नंबर 1 सीमाएं क्या है कि यह नियम केवल अतितनु विलयनों पर कार्य करता है। ध्यान रहे, वही सीमा याद करना है, जो सबसे आसान हो, क्योंकि आपको प्रॉपर्ली बना रहे। ठीक, तो राउल्ट के नियम सीमा डाल दिया। हेडन क्या हो जाएगा, नंबर 1, यह नियम केवल अतितनु विलयनों पर कार्य करता है। दूसरा नंबर क्या है कि एनटीपी पर दोनों घटक आवासशील होना चाहिए। एनटीपी फुल फॉर्म होता है नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक, यानी कि हिंदी में बोलते हैं सामान्य ताप दाब, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर। तो ये तो याद ही हो जाएगा कि एनटीपी पर दोनों घटक आवासशील होते हैं। ठीक, तो ये राउल्ट के नियम भी कंप्लीट। तो ऐसा कि राउल्ट के नियम भी इंपॉर्टेंट है ना, हमें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ पर। और खास बात यह है कि आपके कमेंट के अनुसार तो कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट जरूर कर देना कि कल कैसी वीडियो चाहिए। चलिए, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। ठीक, ये बहुत आसान है भाई, इसको कैसे याद करना है पूरा सब कुछ बताऊंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जब किसी धातु की क्षण, क्या लिखा है, जब किसी धातु की क्षण 25 डिग्री सेल्सियस पर धातु के लवण की विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु और विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है। मैंने क्या बोला कि जब किसी धातु की क्षण 25 डिग्री सेल्सियस पर धातु के लवण की विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु और विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। रही बात इसकी भैया, इसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र की बात की जाए तो E बराबर E0 माइनस 2.303 RT/NF। एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, मतलब जो संख्या रहती है एन संख्या होता है। लॉग हो जाएगा 1/m⁴n प्लस ब्रैकेट क्लोज।
ये रहा मेरे भाई मानक इलेक्ट्रोड विभव का परिभाषा किसे कहते हैं, मैंने बता दिया। किससे लिखते हैं, इनॉट से लिखते हैं। सूत्र किसका क्या होता है, तो भैया ये सूत्र रहा। सब कुछ क्लियर हो गया है। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, वहीं पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन लिया शून्य कोट की अभिक्रिया किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 5 नंबर का आता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये 5 नंबर का पूछा था, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, कि वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति, ध्यान देना मेरे भाई, एकदम जैसे लिखा हूँ वैसे ही लिखना आपको, तभी आपका 5 नंबर क्लियर हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई, ध्यान रहे, अच्छे से लिखना है राइटिंग के साथ। वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, उसे शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही, बिल्कुल सही सुना। ठीक, क्या लिखा है, वह अभिक्रिया जिसकी प्रकृति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, उस शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण की बात की जाए तो इसका उदाहरण हो जाएगा सूर्य के प्रकाश में या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 और Cl2 का संयोग, समझ गए ना। तो H2 + Cl2 से आपका क्या बन जाएगा, 2HCl, किसके उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये समीकरण अगर आप लिखते हो तब आपको नंबर दे जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री के अंतर्गत समीकरण लिखना बहुत जरूरी है। ठीक, चलिए, आप चाहते हो कि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो हमें मिलता रहे तो करना कुछ नहीं है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो पर डे आपको शाम 6 बजे वीडियो मिलती रहेंगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ का। ठीक, बाकी कमेंट कर देना है कल कैसी वीडियो चाहिए, है ना मेरे भाई। कोट के इसको भी आपको लिखना होगा कि शून्य कोट के, है ना, वेग स्थिरांक का व्यंजक, ये भी पूरा आपको लिखना, क्योंकि 5 नंबर पूछा जाएगा ना। तो इसका यहाँ तक क्या हो जाएगा, शून्य कोट की अभिक्रिया की वेग स्थिरांक का व्यंजक x = kT है। ठीक, kT है, x क्या है, अभिकारक है, a की वह मात्रा है। ठीक, a की वह मात्रा है जो t समय में अभिक्रिया करती है, और k अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। तो ध्यान रहे, शून्य कोट अभिक्रिया अगर आप हेडिंग डाले हो, अगर आता है क्वेश्चन, तो इसको यहाँ तक पूरा व्यंजक भी लिखना होगा। ठीक, क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा गया कि शून्य कोट की अभिक्रिया लिखी तथा इसका व्यंजक लिखिए। ठीक, तो ये इतना आप लिख देते हो, 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। नहीं याद है तो याद कर लो। ठीक, वास्तविक विलयन तथा कोलाइडी विलयन का उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक, वास्तविक विलयन क्या होता है, कोलाइडी विलयन क्या होता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो आपको हेडिंग डालना होगा कि वास्तविक विलयन। अब इसके अंदर क्या लिखना है भाई, इसके अंदर आपको ये लिखना है कि यह एक समांग तंत्र है। क्या लिखा है कि यह एक समांग तंत्र है जिसमें विलय तथा विलायक के कणों का आकार, विलय तथा विलायक के कणों का आकार बराबर होता है। इनके कणों का व्यास 10⁻7 सेंटीमीटर से भी कम होता है। इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी देखा नहीं जा सकता है। ठीक, एग्जाम्पल की बात की जाए तो यूरिया हो गया, चीनी हो गया। ठीक है भाई, ये आपका वास्तविक विलयन का उदाहरण मैंने दे दिया और परिभाषा दे दिया। ठीक, अब हम बात करते हैं कोलाइडी विलयन। तो अब आपको करना क्या है, हेडिंग डालना है कोलाइडी विलयन। ठीक, अब इसके अंदर क्या लिखना है कि यह एक विषमांग तंत्र है। ठीक, कोलाइडी विलयन भिन्न भिन्न व्यासों के कण उपस्थित होते हैं। मैंने क्या बोला कि आपको हेडिंग डालना होगा कोलाइडी विलयन। अब इसके अंदर क्या लिखना है कि यह एक विषमांग तंत्र है। ठीक, कोलाइडी विलयन भिन्न भिन्न व्यासों के कण उपस्थित होते हैं। इस विलयन में विलय के कणों का व्यास 10⁻4 सेंटीमीटर से 10⁻7 सेंटीमीटर होता है और विलायक के कणों का व्यास 10⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻8 सेंटीमीटर होता है। इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी देखा जा सकता है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है यार, तय कर लेना। ठीक, उदाहरण की बात की जाए तो गोंद हो गया, जिलेटिन हो गया इत्यादि। ठीक, कोलाइडी विलयन भी इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको क्वेश्चन इस तरह पूछाएगा कि वास्तविक विलयन तथा कोलाइडी विलयन का उदाहरण देकर समझाइए। तो एक तरफ आपको हेडिंग डालना होगा वास्तविक विलयन, फिर उसके नीचे डालना होगा कोलाइडी विलयन। दोनों बता दिए मेरे भाई। चलिए, अब पेप्टिकल से आप क्या समझते हैं, पेप्टिकल को उदाहरण देकर समझिए। ठीक, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेप्टिकल की विधि स्कंदन की विपरीत होती है। पेप्टिकल की जो विधि है स्कंदन के विपरीत है। किसी ताजे बने अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्ट को मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाने की प्रक्रिया को पेप्टिकल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने क्या बोला, पेप्टिकल से आप क्या समझते हैं, ये रहा क्वेश्चन। उसका आंसर क्या लिखना है कि पेप्टिकल की जो विधि होती है वही लिखा है, पेप्टिकल की विधि स्कंदन के विपरीत होती है। किसी ताजे बने अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्ट को मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाने की प्रक्रिया को पेप्टिकल कहते हैं। जैसे मतलब FeOH का होल थ्राइस। ठीक, ये रहा चौथा नंबर भी क्वेश्चन है मेरे भाई। करना क्या है, ऐसे आपको चाहते हो कि हमें इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहे, है ना, शाम 6 बजे, सुबह 9 बजे, तो करना कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये आपके लिए बेहतर और अच्छा होगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए 4 नंबर कंप्लीट। अभी और बताएंगे, देखते रहो। ठीक, स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, प्रत्येक को एक एक उदाहरण देकर समझाइए। ठीक, द्रव विरोधी कोलाइड या द्रव स्नेही कोलाइड किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। जिसका आंसर क्या लिखना है, आपको हेडिंग डालना होगा कि द्रव स्नेही कोलाइड। अब इसके अंदर क्या लिखना है, वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर तुरंत कोलाइडी कणों में विभाजित होकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं। नहीं समझ पा रहे हो,
आपको हेडिंग डालना है द्रव स्नेही कोलाइड। अब इसके अंदर क्या लिखना है कि वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर, माने क्या बोला, वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर तुरंत कोलाइडी कणों में विभाजित होकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं, उन्हें द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। ठीक, ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत, इसको भी तैयार कर लेना है। अब उदाहरण की बात की जाए तो जिलेटिन, स्टार्च, गोंद, प्रोटीन आदि। ठीक, तो द्रव स्नेही कोलाइड पता चल गया। अब हम बात करते हैं इसके बाद द्रव विरोधी कोलाइड का, जो कि इसी क्वेश्चन का है। ठीक, तो आपको फिर हेडिंग डालना होगा द्रव विरोधी कोलाइड। ठीक है, आपको हेडिंग डालना है कि द्रव विरोधी कोलाइड। ठीक, इसके अंदर क्या लिखना है कि वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं। वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, उन्हें द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। उदाहरण की बात की जाए तो धात्विक हाइड्रोक्साइड यानी कि FeOH का होल थ्राइज। बस आपको एक ही उदाहरण लिख देना है, जो कि अगर आप इतना लिखते हो तो यहाँ से आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। ये 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। चलिए अब हम लिगेंड किससे कहते हैं, लिगेंड से आप क्या समझते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह आयनिक स्पीशीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी होती हैं। क्या लिखा है, वह आयनिक स्पीशीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी होती हैं, उन्हें हम लिगेंड कहते हैं। ठीक, उदाहरण की बात की जाए तो K4Fe ब्रैकेट के अंदर Cn ब्रैकेट क्लोज फिर 6 में जो है Cn, जो देखिए इसमें जो Cn है वो माइनस का आयन लिगेंड है, क्योंकि यह संकर में Fe डबल पॉजिटिव आयन से सीधे जुड़ा है। ठीक, देखिए Fe डबल पॉजिटिव सीधे जुड़ा है। मतलब आप किसी तरीके से इतना उदाहरण लिख देते हो, ये लिगेंड कैसे कहते हैं लिख देते हो, तो यहाँ से 3 नंबर का आता है। 3 नंबर के देखिए लिखा हुआ ना, 3 नंबर आपका हाथ में तुरंत ही पक्का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब हम कोलराउस का नियम किससे आप क्या समझते हैं? ठीक, कोलराउस का नियम किसे कहते हैं, आप क्या समझते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट की मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन अनंत अनुता के मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है, इसे हम कोलराउस का नियम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या लिखा है, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट की मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन अनंत अनुता के मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है, इसे हम कोलराउस का नियम कहते हैं। ठीक, ये रहा मेरे भाई अनंत अनुता पर विद्युत अपघट की मोलर चालकता। M क्या है, M को बोलते हैं मोलर चालकता। ये जो आपका निशान लगा है ये आप हमारे सारे बच्चे जानते होंगे, इसे बोलते हैं इनफाइनाइट या अनंत। ठीक, अभी N+ क्या है, या N+ आपका धनात्मक संख्या है, N- क्या है, ऋणात्मक संख्या है। ठीक, बिल्कुल ऐसे लिख देना है। इसके बाद आपको हेडिंग डालना होगा कोलराउस का अनुप्रयोग। ठीक, क्योंकि वो भी जरूरी है। फिर आपको हेडिंग क्या डालना है, अनुप्रयोग। अब अनुप्रयोग में नंबर 1 ये लिखना है कि अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट की मोलर चालकता। दूसरा नंबर क्या लिखना है, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा की गणना। ठीक है भाई, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा। यहाँ तक अगर आप लिखते हो तो अनुप्रयोग भी लिखना पड़ेगा भाई, अगर आप नंबर लेना चाहते हो तो, क्योंकि पूरा लिखोगे तभी नंबर मिल पाएगा। केमिस्ट्री का ये सिस्टम है, होता है नियम, समझ लो जी। ठीक, क्योंकि अनुप्रयोग पूछा तो भाई अनुप्रयोग भी लिखना जरूरी है, और कम से कम 2 अनुप्रयोग तो होना जरूरी है, कंपलसरी। समझ गए ना। चलिए बात करता हूँ इसके बाद वाला क्वेश्चन। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं हेनरी के नियम क्या है। हेनरी के नियम किसे कहते हैं? बहुत बच्चे बोलते हैं, कभी कभी कमेंट करते हैं सर ये कट गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं, अगर मान लिया कट गया है तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस पाए जाते हैं। ठीक, तो इसीलिए बिल्कुल ये मत सोचना कि नहीं कटा है, ये आएगा, कटा वोटा नहीं है आपके क्वेश्चन बैंक में नहीं है, तो ये मत सोचो नहीं आएगा, आएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इस तैयार कर लेना, छोटा है यार, तैयार कर लो, क्या जाता है। ठीक, क्या लिखना है, इस नियम के अनुसार स्थित ताप पर किसी गैस के द्रव में विलेयता गैस के दाब का समानुपाती होता है, इससे हम हेनरी का नियम कहते हैं। ठीक है भाई, फिर क्या करना है, M समानुपाती P। तो क्या लिखा है, M समानुपाती, जब निशान हटाओगे तो बराबर का लग जाएगा, K और P जुड़ जाएगा। अब रही बात कि भैया K क्या है, तो K आपका समानुपाती स्थिरांक है। ठीक, P क्या है, साम्य पर गैस का दाब है, वही P मतलब प्रेशर मतलब दाब। M क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा है। ये आपका हेनरी के नियम कंप्लीट हो गया है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक, तो करना क्या है, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, चलिए बाकी भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण से आप क्या समझते हैं? एक तरफ लिखना है भौतिक अधिशोषण, एक तरफ आपको लिखना है रासायनिक अधिशोषण। ठीक, अब भौतिक अधिशोषण में मेरे भाई 5 नंबर का आता है, मैं पहले क्लियर कर दूं, आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाना चाहिए कि 5 नंबर का आता है, अंतर वाला क्वेश्चन है। अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखिए। तो एक तरफ आपको हेडर डालना होगा भौतिक अधिशोषण, एक तरफ आपको हेडर डालना होगा रासायनिक अधिशोषण। अब इसके अंदर क्या लिखना है, पहले नंबर यह वंडर वाल्स बलों के कारण होता है ना। इसमें क्या लिखना है कि यह रासायनिक बंध बनने के कारण होता है। देखिए है ना, बिल्कुल ऐसे आपको समझ याद आना चाहिए कि यह वंडर वाल्स बलों के कारण होता है, यह रासायनिक बंध बनने के कारण होता है। ठीक, फिर इसके दूसरा नंबर क्या लिखना है कि यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं है, यह प्रकृति में अति विशिष्ट होता है। ठीक, इसमें तीसरा नंबर क्या लिखना कि यह प्रकृति में उत्क्रमणीय है, इसमें क्या लिखना कि यह अनुत्क्रमणीय है। ठीक, यह क्या है, उत्क्रमणीय है, यह क्या है, अनुत्क्रमणीय है। इसमें चौथा नंबर क्या लिखना कि इसमें सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है,
इसमें क्या करना है, कभी कभी उच्च सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो करना कुछ नहीं यार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सब, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी है ना, कुछ दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। कमेंट कल कैसी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, वो आपको कमेंट कर देना है। और हाँ, ध्यान रहे सबका वगैरह कर लेना, और शाम 6 बजे आएगी वीडियो, ठीक। तो मेरे भाई जैसा कि आशा करते हैं वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए हैं तो प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।